अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली कितवन टीवी की तरफ से आपके साथ अवाम की अदालत में अवाम की बात। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे माजी की। बहुत पीछे लेके चला जाऊंगा मैं आज आपको। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे पीछे माजी से हम होते होते प्रेजेंट में आएंगे और प्रेजेंट से हम फ्यूचर की तरफ जो भी प्रेडिक्शंस हैं या जितनी भी उसके मुतल्लिक पेशन गोइयाँ हैं या कड़ियाँ मिली हैं वो भी मैं बता दूंगा, ये दिखा दूंगा। आज हम शुरू करेंगे 1928 में, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पैदा हुए और उसके बाद वो पले बड़े और बैरिस्टर बने और उसके बैरिस्टर बनने के बाद पाकिस्तान सियासत में आए। पाकिस्तान सियासत में आने के बाद जब उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की, आवाम को पता चला कि ये शख्स वाकई एक रेवोल्यूशनरी, एक इनकलाबी शख्सियत है। और ना सिर्फ इनकलाबी शख्सियत है बल्कि इसकी बात में सच्चाई महसूस होती है। जैसे कि हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की बात में बेशक अवाम को उनकी इंग्लिश की तकारीर की समझ नहीं आती थी, मगर उनके दिल में वो चीज़ महसूस होती थी, गट फीलिंग जिसको कहते हैं, अंदर के जो महसूसात हैं। इसी तरह ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ना सिर्फ ही वॉज अ ग्रेट स्पीकर, ही वॉज अ ग्रेट पॉलिटिशियन एज वेल एट द सेम टाइम। वो एक अच्छे स्पीकर भी थे और अच्छे पॉलिटिशियन भी थे। और इसकी मिसाल इस तरह मिलती है, या हम इस चीज़ को ऐसे साबित करते हैं कि 1975 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में गए अमेरिका, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जिमी कार्टर उनको ले गया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की छत पे, जो ट्विन टावर। नाज़रीन, ये 1975 में भी एग्जिस्ट करते थे। वहाँ पे जब उनको लेके गया तो जाके भुट्टो साहब को कहने लगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, डू यू नो वेयर यू एट राइट नाउ, वेयर यू स्टैंडिंग। भुट्टो साहब ने फरमाया कि ये तुम्हारी कोई बिल्डिंग है उसके ऊपर खड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तुम्हें पता है कि दुनिया की तुम बुलंद तरीन इमारत पे खड़े हो और जहाँ पे दुनिया का वर्ल्ड ट्रेड होता है, तमाम दुनिया के कारोबार यहीं से स्टार्ट होते हैं, यहीं पर ख़त्म होते हैं, और ये दुनिया, इससे बुलंद तरीन इमारत दुनिया में और कोई नहीं है। यानी कि उन्होंने अपनी धौंस जमाने की कोशिश की, जिमी कार्टर ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पे। मगर भुट्टो साहब बड़े सियासतदान थे, बहुत बड़े, इसलिए उनको दुनिया मानती है, चाहे कोई भी है, किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक है, आम शहरी भी, हर बंदा, कि उनकी हाज़र दिमागी और उनकी जो सियासी काबिलियत थी। भुट्टो साहब ने उनको बड़ा करारा सा और ठोक कर जवाब दिया। कहने लगे, मुस्कुराए और कहने लगे कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मिस्टर जिमी कार्टर, लेट मी टेल यू समथिंग, कि मैं एक बात तुम्हें बता दूँ, डजंट मैटर हाउ टॉल दिस बिल्डिंग इज़, कि कितनी बड़ी है, कितनी बहुत ऊंची बुलंद बिल्डिंग है, आई रियली डोंट केयर, मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है। बट ऑल आई नो एंड यू नीड टू नो दैट एज वेल, कि मैं ये जानता हूँ और तुम्हें भी ये जानने की ज़रूरत है, दिस बिल्डिंग एट दिस मोमेंट इज़ अंडरनीथ माई फीट, कि ये इस वक्त मेरे पैरों के नीचे है ये इमारत, ये मत भूलना। तो ये जब जवाब सुना जिमी कार्टर ने तो उसके तो तोते उड़ गए। उन्होंने फौरी तौर पे अपनी एक ख़ास और ख़ास मीटिंग कॉल की, जिसमें उनके जो पर्सनल एडवाइज़र होते हैं, सिक्योरिटी एडवाइज़र और दिस एंड दैट, इधर बड़े बड़े जो उनको मशवरा देने वाले, उन्होंने कहा ये बंदा तो हमें ले दे जाएगा, इस बंदे का कुछ करें, इसको उठवाएं। तो उन्होंने फिर सारी सियासी जोड़ तोड़ करके कोई ऐसे इल्ज़ाम लगाए उनके ऊपर कि पाकिस्तान की आर्मी हरकत में आई कि जी ये तो मुल्क को बेचने लगा है, ये तो मुल्क के जो असासे हैं या मुल्क के जो एटमी प्रोग्राम है उसको बेचने लगा है, या मुल्क को ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा। यानी कि फिर डॉक्यूमेंटेशन भी, सारी डॉक्यूमेंटेशन क्या थी, वो खुद ही लिख लगा के प्रिंट करके उन्होंने इतनी मोटी फाइल बना के, लो जी ये जनरल साहब, ये सियाल हक साहब, ये कागज़ हमें मिले हैं, बड़े प्रूफ हैं, वो अंदर खाते इनको इन तक पहुँचाए जनरल ज़ियाउल हक के। तो उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया, उसको अरेस्ट किया और गद्दारी के चक्कर में या जो भी उनको जिस तरह भी सजाए मौत दे दी। अफसोस, सद अफसोस। नाज़रीन, जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि ऐसे अजीम जो सियासी रहनुमा शायद ही दोबारा पैदा हो पाकिस्तान में, और जिन जिन लोगों ने आज तक पाकिस्तान की दिफा के लिए या पाकिस्तान की सालमियत के लिए या पाकिस्तान की तरक्की के लिए या खुशहाली के लिए ऐसे इकदाम किए हैं, उनका हाल, ऐसी जो दुश्मन अनासर हैं या बड़ी बड़ी ताकतें हैं, उन्होंने मिल के उनको या तो फांसी लगवा दिया, या उनको जेलों में डलवा दिया, तो या उनको मुल्क बदर करवा दिया हमेशा के लिए, या उनका वैसे निशान मिटवा दिया किसी एक्सीडेंट में। तो उसके बाद फिर आते हैं मियाँ नवाज शरीफ की तरफ। मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर था उस वक्त 1998 में, मई 1998 में, जब उन्होंने एटमी धमाके करने जा रहे थे। पूरी दुनिया ने उनको कहा कि ना करें जी, आप बिल्कुल ऐसा ना करें, मगर
मियाँ साहब ने अवाम की बात सुनी और मुल्क पाकिस्तान का जो कह लें कि सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, एक बात साबित करके कि पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले बड़े खुददार और दलेर लोग हैं, और पूरी दुनिया में मुसलमान को कह लें कि पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तानियों का नहीं, ये जितनी भी उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया में इस वक्त तक एग्जिस्ट करती है, इनको सर फ़ख्र से बुलंद है कि दुनिया में सिर्फ एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो कि फुली 100% इंडिपेंडेंट है अपने न्यूक्लियर पावर में, और बाकी दुनिया में कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है। नाज़रीन, ये आपकी मालूमात में मैं इजाफा कर रहा हूँ, या यूँ कह लें कि उन लोगों की भी जो इस बात को शायद कभी उन्होंने इस सोचा ही नहीं है कि वाकई बड़े फ़ख्र की बात है, जिसकी वजह से आज हम इस मुल्क में ऐसे फ़ख्र से और आज़ादाना घूम रहे हैं। वरना ये जितने भी दुश्मन नासर हैं, जितनी जोड़ तोड़ करते आए हैं माजी में, अब इनके पास ऐसी सी टेक्नोलॉजी है, ये इन्होंने तो हड़प कर देना था मुल्क। जैसे ये हमारे साथ बिल्कुल बैठे हुए हम साहब मुल्क दुश्मन हमारे सबसे बड़े, उन्होंने तो इंडिया ने स्पेशल, ये तो अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों मरतबा शुक्र है उस पाक ज़ात का कि भुट्टो साहब ने कहा था और वो करके दिखाया कि मैं भूखा रह लूँगा, घास खा लूँगा, मगर मैं एटम बम ज़रूर बनाऊँगा इस मुल्क के कौम की सालमियत के लिए और इसकी हिफाजत के लिए, और वो बंदा करके गया। फिर जब मियाँ नवाज शरीफ ने इसके जब धमाके किए, जो 6 टेस्ट किए थे, वो सारे कामयाब हुए, और फिर उसको डिक्लेयर किया था पाकिस्तान को एक एज अ न्यूक्लियर पावर। तो उसके फ़ौरन बाद ही अगले साल ही हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ, तारीख ने अपने आप को दोबारा दोहराया। क्या हुआ जी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को जी उन्होंने पता नहीं कौन कौन से एविडेंस दिए, ये है जी, वो है, वो कर रहे हैं, मियाँ साहब ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, ऐसे कुछ दिमाग ख़राब करते हैं लोगों का, या किस किस्म की ये प्लानिंग्स करते हैं, या अल्लाह खुला ये किस तरह ये लोग ऐसी प्लानिंग्स में कामयाब भी हो जाते हैं कि उनको गिरफ्तार करवाया या उनको मुल्क बदर करवा दिया, वहाँ से उठाओगे। वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को ले आए, आर्मी का इस्तेमाल किया जी। अच्छा, फिर क्या हुआ नाज़रीन, लेट्स नॉट लूज द सब्जेक्ट अगेन। तीसरा बंदा अब आया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, एज वी स्पीक टुडे करंटली जो इस वक्त मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वज़ीर आज़म है जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, अब ये कह रहा है एब्सोल्युटली नॉट, यानी कि मैं किसी किस्म की जो फौजी मुदाखलत पाकिस्तान में नहीं करने दूंगा दूसरी मालिक को, ना ही मैं अड्डे दूंगा, ना ही मैं उनको कोई अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने दूंगा। जब भी टीवी पे कोई इंटरव्यू देते हैं, बड़ा कड़ाकेदार और धड़ल्ले के साथ खड़ाक कर देते हैं, यानी कि दुश्मन जितने भी मालिक हैं या जितने भी दुश्मन नासर हैं पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, सब वो दहल जाते हैं या हिल जाते हैं, एक दफ़ा उनके तोते उड़ जाते हैं, उनके चेहरों के इंप्रेशन चेंज हो जाते हैं, इंटरव्यू लेने वालों के भी, या उस कमरे में जो लोग बैठे होते हैं जो उनका इंटरव्यू सुन रहे होते हैं, वो उनके भी तोते उड़ जाते हैं। तो ये तीसरा प्रेसिडेंट है। इसी लिहाज से इसको अगर हम देखें, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब, फिर उनके क्या हुआ, फिर नवाज शरीफ साहब, फिर उन्होंने जब किए थे ये धमाके, फिर अब ये बंदा ये डटा हुआ है सबके सामने। जो बंदा भी आज तक डटा है, ये जितने भी दुश्मन अनासर के आगे या दुश्मन फोर्सेस के आगे, या जितने भी पाकिस्तान के कह लें कि बज़ाहिर तो वो खैर ख्वाह हैं, बज़ाहिर वो लोग कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के बड़े खैर ख्वाह हैं, पाकिस्तान की हेल्प के लिए आते हैं, पाकिस्तान को हम फाइनेंशियल हेल्प भी देते हैं, या पाकिस्तान में अगर अल्लाह ना करे कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, जैसे 2005 में ज़लज़ला वगैरह आया था, ये लोग आते थे बड़ी हेल्प लेके या बड़ी बड़ी मशीनरी लेके, हेलीकॉप्टर लेके, ये वो। फिर मगर नाजरीन ये सब ऊपर से है, ये सब जानते हैं। ये मैंने जो कड़ियाँ मलाई हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेके फिर मियाँ नवाज शरीफ, फिर मैं आया हूँ डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक, ये 3 बंदे तारीख में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में 74 साल तारीख में ये खड़े हुए हैं, दुश्मनों के आगे डटे हैं, और दो का तो हाल मैंने बता दिया आपको। अब तीसरे अल्लाह खैर रखे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, आप इनके पिछले तकरीबन 1.5 साल से हैं, तो ये 3 साल हो गए इनको अपने पूरे कर लिए हैं, बाकी 2 साल इनके और रह गए हैं अगले इलेक्शन आने तक। मगर अब शेख रशीद साहब पे हमला, वज़ीर दाखिला जो हैं उन पे जो हमला है, ये भी इसी चीज़ की एक कड़ी है कि जितने भी दुश्मन, ख़ास तौर पे ये जोहो टाउन लाहौर में भी एक धमाका हुआ था, उस दिन जब FATF की मीटिंग हो रही थी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए, उस दिन वो धमाका हुआ और वो उस चीज़ को इन्होंने बड़ी कोशिश की थी, और उस धमाके
की जो कड़ियाँ वो इंडिया की खुफिया सर्विस रा के साथ मिली और ये इन्वेस्टिगेशन से तहकीकात से ये बात आया हो चुकी है। उस्मान बुज़दार साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात पे मुकम्मल रोशनी डाली थी और बताया था कि इसकी कड़ियाँ कैसे रा के साथ मिली हुई हैं। और हमारे आईजी पंजाब ने और इसके साथ साथ जितने भी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने भी इस बात की कंफर्मेशन की थी, कंफर्म किया था। और इसके अलावा जितने भी आप देख रहे, ये दासू डैम पे जो हमला हुआ उसमें जो गैर मुल्की मारे गए, उसकी तहकीकात से भी ये बात साबित है कि इसमें भी इंडिया की रा की एजेंसी जो है वो इन्वॉल्व है। और इसी तरह ही वज़ीर दाखिला पे शेख रशीद साहब के घर के बाहर फायरिंग हुई है और शेख साहब ने बिल्कुल क्लियरली आगे कह दिया टीवी पे भी कि मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, फायरिंग शरिंग से बिल्कुल मैं डर बंदा हूँ। उनके ऊपर पहले भी कातलाना हमले हुए, आपको पता उन्होंने जेल भी बड़ी काटी है। और ये सारी शुरू से लेके अब तक जो मैंने कड़ियाँ मिलाई हैं नाज़रीन, मैंने डॉक्टर अली ने हकीकत वन टीवी की तरफ से, इसलिए मैंने इतनी डिटेल में जाके इस बात का पसे मंज़र मैंने क्लियर किया है ताकि अवाम को जो मौजूदा हालात हैं या आगे आने वाले वक्त में कोई ऐसा अल्लाह ना करे को खुशगवार वाक़या पेश आए या कोई इस तरह को उठा के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कोई जेल में डाले या इनको अल्लाह ना करे कि जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किया था इनके साथ भी कोई ऐसा करे। ये हिस्ट्री इस बात की गवाह है, तारीख इस बात की गवाह है। तो लिहाजा हमें मैंने स्पेशली इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद ये चीज़ें इसलिए यहाँ की है, मैं बार बार ये बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या हो तो हमें पता होना चाहिए कि इस वाक़े के पीछे असल में कौन लोग हैं, असल में कौन सी ताकतें हैं या कौन ऐसे ममालिक हैं या कौन ऐसे दुश्मन अनासर हैं जो पाकिस्तान को फूलता फलता नहीं देखना चाहते या तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहते। तो नाज़रीन कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे डॉक्टर अली को हकीकत वन टीवी की तरफ से इजाज़त दें। आपके साथ, अवाम के साथ, अवाम की अदालत में अवाम की बात। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान की अफवाज और ISI जिंदाबाद।